चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक बार फिर से आप सभी हेडिंग लिख लीजिएगा साथ ही में मेरे। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के मेरे पास दो तरीके हैं। एक होता है हमारा डायरेक्ट मेथड, और दूसरा होता है मेरे लिए ऑफ बाउ रूल। ठीक है, दो तरीके हैं। अब देखिए, डायरेक्ट मेथड, जब भी हम डायरेक्ट मेथड से किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ना, तो इस मेथड से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना तो सिंपल है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नॉलेज नहीं प्रोवाइड करता है एटम के बारे में। ये सिर्फ हमें ये बताएगा कि किस किस एटम के शेल में इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट किस किस तरह से हुआ है, लेकिन और भी कुछ ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ये हमें एटम के बारे में प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, अब अगर ऑफ बाउ रूल की बात करें तो ऑफ बाउ रूल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए एक तरीके से बेस्ट मानते हैं हम, इस वजह से क्योंकि इससे लिखा हुआ जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ना, वो इलेक्ट्रॉन का एकदम प्रॉपर एड्रेस इंडिकेट करेगा मेरे लिए कि एक्चुअल में वो जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम के अंदर कहाँ रह रहा है, प्रॉपर उसकी पूरी इंफॉर्मेशन, कौन से शेल में, किस सब शेल में, किस ऑर्बिटल में, सारी चीज़ें, साथ ही एटम के कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में ये मुझे बताता है। तो ऑफ बाउ रूल दोनों में से इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्ट मेथड यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, फिर हम जो जंप करेंगे, हमारा मेन टॉपिक है ऑफ बाउ रूल, इसके ऊपर। डायरेक्ट मेथड में देखिए कैसे हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ध्यान से लिखिएगा, मैं दो तीन आपको लिख के दिखाता हूँ। जैसे देखिए, मैं एक कॉमन एलिमेंट सोडियम का सिंबल होता है Na। अच्छा, एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, अगर हम आज की किसी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें जो हम यूज़ करते हैं, उसमें एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, एलिमेंट्स को किसका, रिप्रेजेंटेशन का, उसे भी आप देख लीजिए। रिप्रेजेंटेशन का तरीका वो कैसा है, सबसे पहले मैं एलिमेंट का सिंबल लिखता हूँ। एक्स यहाँ किसको डिनोट कर रहा है, सिंबल को। ठीक है, उसके बाद उस एलिमेंट के फुट पे ना मैं उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर लिख देता हूँ, जो कि किससे डिनोट हम करते हैं, जेड से। जेड मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर। और उस एलिमेंट के हेड के ऊपर मैं उसका मास नंबर लिखता हूँ। ठीक है, मास नंबर मतलब क्या, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, यानी न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन है, जितने न्यूट्रॉन्स है, उनका सम, यही क्या होता है किसी एलिमेंट का, एटम का मास नंबर। ठीक है, तो ये जनरल तरीका है एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का। जैसे अगर मुझे सोडियम को रिप्रेजेंट करना है इन पीरियोडिक टेबल, तो मैं उसे कैसे, सबसे पहले मैं उसका सिंबल लिखूंगा जो कि क्या है, Na। समझ में आ गई बात। फिर उसके बाद मैं लिखूंगा उसके फुट पे उसका एटॉमिक नंबर जो कि है कितना, 23। और फिर उसके बाद उसके हेड पे, एटॉमिक नंबर इसका कितना, 11 होता है। और फिर उसके बाद उसके हेड पे लिख दूंगा उसका मास नंबर जो कि कितना होता है, 23। तो 11 Na23। देखिए, इसका मतलब ये है कि एलिमेंट का नाम है सोडियम, उसका एटॉमिक नंबर है 11 और उसका मास नंबर है 23। तो इस तरह से अगर आपको दिखा मिले तो अब आप समझ जाओगे कि क्या लिखा हुआ मेरे सामने। ठीक, यही छोटे छोटे बेसिक पॉइंट्स है, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको स्मार्ट बनाती है क्लास के अंदर, जो आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आप टॉपिक पे आ जाते हैं। तो अगर मैं सोडियम का 11 Na23 का यहाँ से लिखना चाहूँ डायरेक्ट मेथड से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो सबसे पहले तो मुझे ये पता होने चाहिए कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं। कैसे पता चलेगा, वो ऐसे पता चलेगा कि 11 दिया हुआ है, ये 11 क्या है मेरे लिए, Z मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और क्या इस सोडियम के ऊपर आपको कोई चार्ज दिख रहा है कि जैसे Na+1 या Na+2, हालांकि ये तो बनाता ही नहीं +2, तो Na+1 ऐसा कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसके ऊपर चार्ज इसमें कितना है, कुछ नहीं लिखा, मतलब 0। और जब भी किसी एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। ठीक है, मतलब 11 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 11 ही होंगे। समझ में आ गई बात। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे यहाँ से मिल गया, सोडियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11। अब देखिए, इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ डायरेक्ट मेथड से तो कैसे लिखते हैं, मुझे मालूम है K L M
और N ये शेल्स होते हैं एटम के अंदर, तो सोडियम के एटम के अंदर भी ये शेल्स होंगे। मेरे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं और मुझे इनको इन्हीं शेल्स में अरेंज करना है। अब आपको मालूम है कि इस फर्स्ट शेल को मैं कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ? मैक्सिमम मैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स लिख सकता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको मैं दे सकता हूँ। तो 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो किस में आ गए? K शेल में। बात आ गई समझ में? एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, ऐसा आप नहीं करेंगे कि आप N शेल से लिखना स्टार्ट कर दें कि आगे से क्यों, पीछे से भी लिख सकते हैं, भरना ही तो इलेक्ट्रॉन कहीं से भी भर दो, तो ऐसा नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन हमेशा पहले K में, फिर L में, फिर M से, फिर N में जाएगा। लोअर टू हायर फिलिंग होती है, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ। समझ में आई बात? तो हमेशा K से भरना स्टार्ट करेंगे। तो K में रख दिया कितना? 2 इलेक्ट्रॉन्स। बचे कितने हमारे पास? 9 इलेक्ट्रॉन्स। अब L को मैक्सिमम कितने दे सकता हूँ? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो 9 थे, इसमें से 8 इलेक्ट्रॉन्स मैंने इसको दे दिए, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हमने भर दिए K और L शेल में मिला के। 1 इलेक्ट्रॉन और मेरे पास बच रहा है, तो उसे मैं कहाँ रखूँगा? इस M शेल में। इस M शेल को मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ? 18 इलेक्ट्रॉन्स। बट क्योंकि मेरे पास बचा सिर्फ एक ही है, तो मैंने वो 1 इलेक्ट्रॉन इस M शेल के अंदर रख दिया। तो ये 2,8,1 जो ये आया है, यही क्या है? सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्ट मेथड से लिखा गया। अब अगर आपको कहीं ऐसे दिखा मिले कि Na और उसके आगे 2,8,1, तो इसका मतलब ये है कि ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। उसके K शेल में 2, L शेल में 8 और M शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। समझ में आ गई बात? इसके अलावा देखिए और ये हमें कुछ खास इन्फॉर्मेशन ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर सकता ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन देख के लास्ट वाले शेल में, ये जो देखिए आखिरी शेल होता है। अब इस सोडियम के लिए आखिरी शेल कौन सा वाला है? M शेल है। बात आ गई समझ में? जैसे अगर मैं इसे ड्रॉ करूं तो सोडियम का एटम, तो यहाँ न्यूक्लियस होगा, फिर ये उसका K शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, फिर ये उसका K और ये L शेल जिसमें इस टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स रह रहे हैं, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स वाला L शेल, और फिर इसके M शेल में कितना इलेक्ट्रॉन रह रहा है? केवल 1 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गई बात? तो इससे मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिल गई। यहाँ पे देखिए जो आखिरी वाला शेल है, इसके लिए आखिरी शेल कौन है? M, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया है? M शेल में। सबसे बाहर वाला ये जो शेल होता है ना, इसी को हम क्या कहते हैं? वैलेंस शेल। इसे हम क्या नाम देते हैं? वैलेंस शेल, या फिर इसी को कहा जाता है आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल। बात आ गई आपके समझ में? तो ये वैलेंस शेल और आउटर मोस्ट शेल एक ही चीज़ होती है, जिसको कहते हैं लास्ट वाले शेल को। इससे आपको एक इन्फॉर्मेशन ये मिल गई कि सोडियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, तो यही है डायरेक्ट मेथड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। एक आध एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस मेथड से मैं आपको और लिख के दिखा देता हूँ, ताकि आपका जो भी बचा खुचा डाउट अगर हो तो वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है, इसको आपने लिख लिया। चलिए अब अगर हम लिखना चाहें कोई भी एक जनरल एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे क्लोरीन का। चलिए, तो क्लोरीन होता है, इसका एटॉमिक नंबर 17 और मास नंबर 35.5 के आसपास में। तो 17Cl35 ऐसे हम जनरली डिनोट करते हैं। अब यहाँ से देखिए क्लोरीन की अगर हम बात करें, तो अब मुझे मालूम है, बताइए क्लोरीन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बिल्कुल करेक्ट, 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब करेक्ट है, तो 17 इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए, क्योंकि इसका Z कितना है? 17। इन्हें मुझे अरेंज करना है, तो चलिए अरेंज करते हैं। हम बार बार K, L, M, N नहीं लिखते, क्योंकि हमें ऑर्डर मालूम होता है। सबसे पहले K में 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिया, फिर बचे हुए 8 इलेक्ट्रॉन्स किस में दे दिया? L वाले शेल में। अब देखिए 8 और 2 कितने हो गए? टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स। बचे मेरे पास और कितने? सिर्फ 7, क्योंकि 10 तो भर दिए, 17 है टोटल, तो 7 और बचे। M वाले शेल को टोटल कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ? मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा 18 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता हूँ, लेकिन मेरे पास तो 18 है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, जितने हैं उतने ही दे देते हैं। तो मेरे पास बचे 7, तो रिमेनिंग 7 इलेक्ट्रॉन्स ये मैंने किसको दे दिए? M वाले शेल को। तो ये हो गया क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्ट मेथड से 2,8,7। आई होप अब आपका इससे जो भी डायरेक्ट मेथड से लिखने का डाउट हुआ होगा वो क्लियर हो गया होगा। एक आंख आपको होमवर्क में जैसे मैं प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, जैसे आप 20 Ca का लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 18 AR का डायरेक्ट मेथड से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हैं। इसका भी 40 होता है मास नंबर, इसका भी 40
हम बोल देते हैं ऐसे, या फिर इससे तो आपको कोई मतलब है नहीं तो इससे कंफ्यूज कर फॉरवर्ड में मैं हटा देता हूँ। 20 और 18 ये आर्गन का, इन दोनों का आप मुझे, चलिए एक और ले लीजिए 10 नियॉन, इसका लिख के आप मुझे दिखाइएगा। कमेंट बस आपको करना होगा अपना आंसर नीचे वीडियो के नीचे लिख के, जिसका आंसर सही होगा उसको चैनल की तरफ से एक हार्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिससे आपको ये पता चल जाए कि आपका आंसर सही है। तो आपको इतना काम करना है। चलिए डायरेक्ट मेथड सीख लिया हमने, अब हम आ जाते हैं ऑफ बाउ रूल पर कि ऑफ बाउ रूल से किस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं। मजा आने वाला है, एकदम तैयार हो जाइए। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि ऑफ बाउ रूल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है। ऑफ बाउ रूल बताने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इसको हम ऑफ बाउ कहते क्यों हैं। ये साइंटिस्ट का नाम नहीं है ऑफ बाउ, कि ऑफ बाउ रूल मतलब साइंटिस्ट का नाम ऑफ बाउ हो गया, सॉरी। ऑफ बाउ देखिए यहाँ पर, ये एक जर्मन वर्ड है। ऑफ बाउ मेरे लिए एक जर्मन वर्ड है और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बिल्डिंग अप, बिल्डिंग अप, बिल्डिंग अप। अब ये वर्ड यहाँ पे लिया क्यों गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, मतलब ये रिलेशन क्या है यहाँ पर? तो देखिए रिलेशन ये है ना कि जब भी हम ऑफ बाउ रूल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हम हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की बिल्डिंग बनाते हैं। बिल्डिंग बनाने का मतलब क्या? सबसे पहले अगर देखिए आपको बिल्डिंग बनानी तो क्या करना पड़ेगा? बेस तैयार करिए, फिर उसके बाद उसके ऊपर 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 बनाते जाइए, यही होता है। उसी तरह से जब हम इस मेथड से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ना, तो हम सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, ये जो न्यूक्लियस है एलिमेंट का, एटम का न्यूक्लियस जो है, इसके सबसे लोअर वाले शेल पे, यानी ये बेस जो है, बेस वाला जो शेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। फिर इसके ऊपर वाले में, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं। सबसे नीचे देखिए ये जो शेल होता है ना, इसकी एनर्जी कैसी होती है? लोअर होती है। ये लोअर एनर्जी वाला होता है, एनर्जी इसकी लो होती है। और फिर जैसे जैसे हम ऊपर यहाँ पर बढ़ते जाते हैं, एनर्जी बढ़ते जाती है शेल्स की, तो हम लोअर से किधर की तरफ मूव कर रहे हैं? हायर एनर्जी की तरफ, लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी। और आपको मालूम है भी है बिल्डिंग अप मतलब कहाँ, हम लोअर टू कैसे जाए? हायर। तो इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल को देखते हुए इसका नाम क्या रखा गया? ऑफ बाउ रूल, बिल्डिंग अप रूल। समझ में आ गई बात? इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे करते हैं? लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ। मतलब अगर हम ऑफ बाउ रूल के अंदर से कुछ लिखना चाहें तो हम क्या बोल सकते हैं कि इन दिस रूल electrons first filled in lower energy orbitals and then in higher energy orbitals and then in higher energy orbitals। बात आ गई आपको समझ में? तो इस तरह से देखिए लोअर टू हायर हम फिलिंग करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स की, और इसी रूल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना क्या है? ऑफ बाउस रूल। तो आप ऑफ बाउ वर्ड और ऑफ बाउ से तो फेमिलियर हो गए कि ऑफ बाउ रूल है क्या। चलिए आप देखते हैं कि इसका यूज़ कैसे करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी हेल्प से कैसे लिखा जाता है। ओके, चलिए अगर आपको ऑफ बाउ रूल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो सबसे पहले मैं आपको कुछ वर्ड्स का एक सेट यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसे आप मेरे साथ साथ नोट करते चलिए और वो आपको याद रखना होगा। ठीक है, जैसे मैं लिखूँगा एकदम एग्जैक्टली आपको भी वैसे ही लिखना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेट आपको वर्ड्स का क्या याद रखना है? SSP। ठीक है, ये एक सेट है SSP। फिर उसके बाद आएगा SP, SSP, SP। ठीक है, देन उसके बाद SDP,
अब देखिए डी बड़ा आप नहीं लिखेंगे, सब कुछ किस में रहेगा, स्मॉल लेटर्स में, बिकॉज ये हम लिख क्या रहे हैं, हम सब शेल्स को लिख रहे हैं। मैंने बोला ना आपको कहीं एस लिखा हो या कहीं पी लिखा हो या कहीं खाली डी लिखा हो, एफ लिखा हो, तो सिर्फ ये किसको डिनोट करते हैं, सब शेल्स को डिनोट करते हैं। अगर खाली अकेले अकेले तो बड़ा मत लिखिएगा, बिकॉज सब शेल्स को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। तो एस एस पी एक सेट, देन एस पी दूसरा सेट, एस डी पी ये दूसरा सेट, और फिर यही रिपीट होगा एस डी पी फोर्थ सेट के तौर पर, फिर एस एफ डी पी नेक्स्ट सेट, और फिर उसके बाद एस एफ डी पी ये अगला सेट। ओके, तो एस एस पी, एस पी, एस डी पी, एस डी पी, एस एफ डी पी और एस एफ डी पी, ये वर्ड का जो सेट है ये आपको इसी ऑर्डर में याद रखना है। इसी ऑर्डर में आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। और ये ऑर्डर मैंने आपको क्यों याद करवा रहा हूँ, मतलब मैं भी आपको आगे बताऊँगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो ऑर्डर आप समझ गए किस तरह से आपको याद रखना है। अब चलिए एक और चीज़ समझिए, जब भी हम प्रीफिक्स की यहाँ बात कर देते हैं, प्रीफिक्स मतलब कि हम इनके आगे कौन कौन सी चीज़ें जोड़ने वाले हैं उसकी। तो प्रीफिक्स आपको कैसे लगाना है, जब भी आप एस को लिखना स्टार्ट करेंगे, एस को, तो एस को आप हमेशा कहाँ से लिखना शुरू करेंगे, 1 से। एस को हम हमेशा कैसे लिखना शुरू करेंगे, 1 से। तो देखिए कैसे, एस यहाँ पर सबसे पहले आया मेरे पास, तो एस को मैं किससे लिख दूंगा, 1, फिर इस वाले एस को 2, क्योंकि 1 से तो लिखना मैंने स्टार्ट कर ही दिया, तो 2, फिर ये वाला एस 3, फिर उसके बाद ये वाला 4, देन ये वाला फिर 5, फिर इसके बाद यहाँ पर 6, और देन फिर फाइनली यहाँ पर 7। तो ये मैंने सारे एस को यहाँ पे मार्क आउट कर लिया। आगे नंबर से मैं लिख रहा हूँ ना, इसीलिए ये क्या है, प्रीफिक्स है। ठीक, जब भी आप P को लिखना स्टार्ट करेंगे तो हम P को हमेशा 2 से लिखना स्टार्ट करेंगे। समझ में आ गई बात। तो अब देखिए P सबसे पहले यहाँ पर है, तो P को हम किससे लिखेंगे, 2 से। तो इसको मैंने कितना दिया, 2P, देन उसके बाद इसको कितना, 3, फिर इसको 4, देन 5, देन 6 एंड फाइनली 7। तो यहाँ पर फाइनल हम कहाँ तक पहुँच गए, 7P तक। समझ में आ रही बात आपको। इसके बाद अगर आप D को लिखना स्टार्ट करेंगे तो D हमेशा स्टार्ट होगा 3 से। D को आप हमेशा कहाँ से लिखना शुरू करेंगे, 3 से। तो चलिए करते हैं। तो ये मेरे लिए क्या हो गया, 3D, देन ये 4D, क्योंकि सबसे पहले D यहीं पे आया, तो 3D, 4D, फिर उसके बाद यहाँ पर 5D, और फिर यहाँ पर आ जाएगा मेरे लिए 6D। बात आ गई आपको समझ में, एकदम क्लियर समझ में आ गई होगी। अब चलिए देखिए, इसके बाद F को जब हम फाइनली लिखना शुरू करेंगे, F को, तो F को हम लिखना स्टार्ट करते हैं 4 से। तो F को अब मार्क करते हैं, चलिए यहाँ पर। तो ये देखिए सबसे पहले F यहाँ आया, तो ये 4F, और ये क्या हो गया, 5F। बात आ गई समझ में। अब देखिए यहाँ पर मेरे सामने मैंने आपको वर्ड्स का जो सेट दिया था, इसमें हम सब ने क्या देखा कि मैंने कुछ प्रीफिक्सेस ऐड कर दिए, और प्रीफिक्स ऐड करने के पहले ये क्या थे, सबशेल थे, लेकिन प्रीफिक्स ऐड करने के बाद ये क्या बन गए हैं, अब ये बन गए हैं ऑर्बिटल्स। मतलब ये क्या लिखा है, 1s ऑर्बिटल, ये 2s ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल, 3s, देन 3p, और इसी तरह से एंड सो ऑन, सारे ऑर्बिटल्स यहाँ पर हमने मार्क कर लिए। अब मैंने आपको इसी ऑर्डर में लिखने के लिए क्यों कहा था, क्योंकि अभी ऑफ-बाउ रूल में मैंने आपको बताया कि हम ऑफ-बाउ रूल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हायर टू लोअर एनर्जी ऑर्बिटल। मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में जाएगा, सॉरी इसके पहले शायद मैंने हायर टू लोअर बोला, लोअर टू हायर। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में जाएगा और फिर हायर एनर्जी ऑर्बिटल में। ठीक है, तो देखिए 1s ऑर्बिटल की एनर्जी 2s ऑर्बिटल से कम है। मतलब जब भी हम यहाँ लेफ्ट टू राइट इस तरह से मूव करते जा रहे हैं, ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है ना वो इंक्रीज होती जा रही है। क्या होती जा रही है, इंक्रीजिंग एनर्जी, ऐसे हम लिख देते हैं। ठीक, इसका मतलब क्या है कि 1s की एनर्जी 2s से कम है, तो ऑर्बिटल सबसे पहले किस में जाएगा, 1s में, फिर 2s में जाएगा। फिर 2p की एनर्जी 2s से देखिए ज़्यादा है, तभी 2p जो है वो 2s के बाद आ रहा है। मतलब 2s की एनर्जी 2p से कम है। इसी तरह से जो आगे ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा है और पीछे वालों की कम है। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फिलिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, फिर एंड सो ऑन हम आगे बढ़ते जाएंगे। इसी वजह से मैंने आपको बोला था कि इसमें आप आगे पीछे मत करिएगा ऑर्डर को, ये ऑर्डर आपको इसी तरीके से याद रखना होगा।
ठीक है, समझ गए आप पूरी बातें। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से आगे इसमें वर्क और करना है। अब एक चीज़ आप और यही समझ लीजिए, मैंने आपको S को 1 से, P को 2 से, D को 3 से, F को 4 से ही लिखने के लिए क्यों कहा, इसके पीछे भी एक रीज़न है। अगर हम देखें यहाँ पर एटम के स्ट्रक्चर के बारे में जो अभी हमने देखा था, तो ये न्यूक्लियस सबसे पहले कौन आ रहा था, N = 1 पर K शेल, समझ में आ गई बात। और K शेल के अंदर आप याद रखेंगे कि K शेल में सिर्फ और सिर्फ कौन पाया जाता है, S वाला सबशेल। K शेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सा सबशेल होता है, S सबशेल होता है। इसी वजह से S 1 से ही मिलना शुरू हो गया, तो S को हमने 1 से लिखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इसमें P, D, F और कुछ नहीं होता। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए N = 2, यानी कि L शेल पर हम देखें तो इसमें S और P दोनों सबशेल्स पाए जाते हैं। मतलब P कहाँ से मिलना शुरू हुआ, 2 से, तो इसी वजह से मैंने P को कहाँ से लिखना शुरू किया, 2 से लिखना शुरू किया। बात आ गई समझ में। इसी तरह से जब हम N = 3 की बात करेंगे तो N = 3 यानी M शेल के लिए, M शेल में देखिए पीछे तो जो आ गया वो आएगा ही, S भी पाया जाता है, P भी, और 3 से D भी हमें मिलने लगता है। तो मतलब S, P, D जो यहाँ हो गया, तो अब D मिला 3 से, तो D को 3 से, और सिमिलरली 4 वाले से क्या मुझे मिलना शुरू हो जाएगा, F यानी N शेल से। तो यहाँ पर 4th वाले में S भी पाया जाता है, P भी, D भी और F भी। तो F मिला 4 से, तो F को 4 से लिखना शुरू करते हैं। तो अब आपको आई होप रीज़न भी समझ में आ गया होगा कि ये हम क्या कर रहे थे, क्यों P को 2 से, S को 1 से, D को 3 से और F को 4 से लिखना स्टार्ट कर रहे थे। तो चलिए अब आगे इसमें वर्किंग फिनोमेना आगे क्या है उसको देखते हैं। चलिए अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स के फिलिंग हम आखिर करना क्या चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। तो मुझे इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भी तो भरने पड़ेंगे, तभी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता चलेगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन किसमें किसमें भरने हैं ये भी एक फिक्स होता है कि आप हर शेल में रैंडमली इलेक्ट्रॉन नहीं फिल कर सकते, हर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने के अपने कुछ रूल हैं, ठीक है। तो देखिए S सबशेल की जब भी आप बात करेंगे, जहाँ जहाँ भी S सबशेल होगा, S सबशेल को आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही देंगे। कितने, हम मैक्सिमम की बात करें, मैक्सिमम, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम तो आप कितना भी दीजिए चाहे मत दीजिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कितना दे सकते हैं, 2, ठीक है। जैसे अगर आपकी कैपेसिटी 50 पानी पूरी खा लेने की है, तो कम से कम आपको कितना भी मिले, चाहे ना मिले, चाहे 10 मिले या 1 मिले, चाहे जो भी मिले आप खा लोगे। लेकिन अगर कोई बोल दे 50 से ज़्यादा, तो आप नहीं खा पाओगे, बोले मेरी कैपेसिटी नहीं तो कैसे खा लूँ। तो ऐसे ही मैक्सिमम S को कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, 2, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं, कम भले दे सकते हैं, चाहे दे चाहे ना दे, 1 दे 0 दे, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं। इसी तरह से P की अगर हम बात करें तो P जहाँ भी P सबशेल दिखेगा, इसे आप मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन ही प्रोवाइड करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। P को मैक्सिमम कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, कम से कम कितने भी दे सकते हैं। इसी तरह से अगर हम बात कर लें D की, तो D सबशेल जहाँ भी आपको दिखेगा आप उसे मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर F सबशेल आपको दिखता है तो आप इसे मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। बात आ गई समझ में, ये याद रखना है। अब ऐसा क्यों कि S को 2, P को 6, D को 10 और F को 14, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। तो देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये था हमारा शेल के अंदर कौन था, सबशेल के अंदर कौन था, ऑर्बिटल। देखिए S सबशेल की अगर हम बात करें, किसकी, S सबशेल की, तो S सबशेल के अंदर केवल एक डब्बा होता है। ऑर्बिटल को हम किससे डिनोट करते हैं, डब्बे से। तो S सबशेल के अंदर केवल कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल होता है, ठीक। और एक ऑर्बिटल के अंदर आप ये याद रखिएगा कि मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हम रख सकते हैं। मतलब एक डब्बे के अंदर अगर हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रखना चाहें तो कितने रख सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 से ज़्यादा नहीं। तो देखिए S के पास एक ही डब्बा है और एक डब्बे में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2। ये एक ऊपर तीर वाला और एक ऐसे नीचे तीर वाला, ये इलेक्ट्रॉन्स को भरने का तरीका होता है, ठीक है। तो एक S के पास डब्बा है और एक में 2 ही रख सकते हैं, इसीलिए S को हम मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं।
अब अगर P की बात करेंगे तो P वाले के पास, सब शेल के पास भाई साहब 3 ऑर्बिटल होते हैं, और 3 ऑर्बिटल में आप कितने मैक्सिमम रख सकते हो? एक डब्बे में 2, दूसरे डब्बे में 2, तो तीसरे डब्बे में 2, और कुल मिला के देखो कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। इसी वजह से आप P को मैक्सिमम 6 दे सकते हो। कम से कम कितना भी दे दीजिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 6 ही दे सकते हैं। समझ में आ गई बात? इसी तरह से फिर D की बात करें तो D के पास टोटल डब्बों का नंबर होता है 5, और इसी वजह से आप इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं? 10। एक में 2 तो 5 में कितने? 10। और F के पास इसी तरह से टोटल डब्बों का नंबर होता है 7, तो आप इसको कितना दे सकते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन्स। 1 2 3 4 5 6 7। बात आ गई समझ में? तो ये रूल था। तो आप सभी समझ गए कि S को 1 से क्यों, P को 2 से क्यों, D को 3 और F को 4 से लिखना क्यों शुरू कर रहे थे, ये भी। फिर S को मैक्सिमम 2, P को मैक्सिमम 6, D को मैक्सिमम 10, F को मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन से हम क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, ये भी आप लोग अब समझ चुके हैं। तो अब चलिए खेल शुरू करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। ये जनरल रूल्स हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के, जो आपको याद रखने थे। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग लिखना शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हेडिंग लिख लेंगे कि हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग कौन सा रूल? ऑफ बाउ रूल। ओके, मज़ा आने वाला है, देखिए बस एकदम। चलिए फिर से अपने वही हम पुराने एग्जाम्पल्स उठा लेते हैं। तो अगर मुझसे बोल दें कि आप लिख के दिखाइए मुझे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। 11Na, सबसे पहले हम यहाँ पर भी यही पता करेंगे कि सोडियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये जो एटम हमें प्रोवाइड किया गया है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तभी तो हम अरेंजमेंट कर पाएंगे। तो आपको ये पता चला गौर से इसको देखने पर कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि Z मुझे कितना दे रखा है? 11। अब देखिए, अब हमारे रूल का कमाल शुरू होता है यहाँ से। अगर आपको इससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है ऑफ रूल से, तो देखिए सेट्स को अपने आप याद करिए। मैंने जो अभी पीछे आपको सेट्स बताए थे, सबसे पहला सेट मेरा कौन था? SSP। आप इसको लिख लीजिए, बस एक सेट, सबसे पहले एक ही सेट लिखिए, SSP। ये मेरा पहला सेट था जो अभी मैंने बताया था, मैंने इसको उतार लिया। अब S को हम कहाँ से लिखना शुरू करते थे? 1 से। तो S को नंबर कितना दे दिया? 1। इस S को कितना दे देंगे? 2। बात आ गई ना समझ में? अब और तो S हमें दिख नहीं रहे, उनको वरना मार्क हम कर ही देते हैं। तो P को हम किस नंबर से लिखना शुरू करते हैं? 2 से। तो पहला P यही है, तो मैंने इसको दे दिया 2। बात आ गई आपको समझ में? अब देखिए यहाँ से आगे अगर हमको बढ़ना है तो मेरे पास है टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है, तो S को मैक्सिमम कितने दे सकता हूँ? 2 इलेक्ट्रॉन्स, और मेरे पास है तो मैक्सिमम 2 मैंने दे दिया। इस S को भी मैक्सिमम कितना दे सकता हूँ? 2 इलेक्ट्रॉन्स, जो कि मेरे पास है, तो मैंने इसको भी प्रोवाइड कर दिए। ओके, अब देखिए यहाँ पे बचा मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स मैंने फिल कर दिए। मेरे पास बचे कितने? 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो क्या P को 7 इलेक्ट्रॉन्स दे दूं? ना, ये गलती नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि P को मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स ही हम दे सकते हैं। तो P को मैंने मैक्सिमम कितने दे दिए यहाँ पर? 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब मेरे पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स तो मैंने फिल कर दिए, 1 इलेक्ट्रॉन बच जा रहा है। तो अब ये जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा उसके लिए क्या करेंगे? तो अब हम अपना दूसरा वाला सेट यूज़ करेंगे। SSP सेट हमने यूज़ कर लिया, बचा SP सेट। तो हम यहाँ पर उस वाले सेट को भी लिख लेते हैं SP, जो सेकेंड सेट था हमारा। अब देखिए नंबरिंग हमें S और P करनी, यहाँ पर उन्हें ऑर्बिटल्स बनाना है। तो देखिए S को हमने यहाँ 1 से लिखना शुरू किया था, तो 1 हो गया, 2 हो गया, तो ये वाला S कितना जाएगा? 3। आप ऐसे गलती नहीं करोगे कि हर सेट में नए S को 1 से ही लिखना शुरू कर देंगे, ये गलती हमें नहीं करनी है। S1 से लिखना शुरू कर दिया पहले सेट से, तो अब एंड सो ऑन बढ़ते चले जाएंगे। सिमिलरली P D सबके लिए, तो S को 1 से दे दिया, इसको 2 से, तो ये वाला S जब बाद में आ रहा है इसके, तो इसको कितना देंगे? 3। P को यहाँ हमने 2 दे दिया है, तो ये P कितना हो जाएगा? 3। समझ में आ गई बात? अब बचा देखिए कितना इलेक्ट्रॉन है मेरे पास? केवल 1 इलेक्ट्रॉन, ओनली 1। और S को मैक्सिमम दे कितना सकता हूँ? 2।
बट है तो नहीं, तो मैंने बोला था ना मैक्सिमम 2 देना है, कम से कम हम कितना भी दे सकते हैं। तो जो बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन था वो मैंने इस वाले शेल में डाल दिया। बात आ गई आपको समझ में। अब जैसे ही देखिए ये इलेक्ट्रॉन गया इस शेल में, मेरे 11 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई। तो अब इस वाले ऑर्बिटल का मेरे लिए कोई काम नहीं है, इसको मैंने कर दिया यहाँ पर रफ। समझ में आई बात। और ये जो आपके सामने यहाँ पर नंबरों की एक बड़ी सुंदर सी सीरीज बन के आई है, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग ऑफ बाउ रूल। यही है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बाउ रूल का यूज़ करते हुए हमने जिसे लिखा है। तो अगर आपको अब इसे डिटेल में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 11Na, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 1s2 2s2 2p6 और 3s1। ये हो गया सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए ये मुझे डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ऑफ बाउ रूल। कैसे, ये ऑफ बाउ रूल से जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है ना, वो देखिए मुझे क्या बता रहा है कि सोडियम के 1s ऑर्बिटल में, मतलब ये जो सोडियम का न्यूक्लियस है उसके फर्स्ट वाले शेल के s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फर्स्ट वाले शेल के s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऐसे सेकेंड वाले के टोटल ये देखिए 2s ये भी है, 2p ये भी है। तो देखिए ये k क्या था, kn इज इक्वल्स टू 1 पे और n इज इक्वल्स टू 2 पे मुझे क्या मिलता है, L मिलता है। तो 2 वाले पे देखिए s भी है p भी, तो इसमें s भी पाया जा रहा है और p भी। इसमें से मुझे ये डायरेक्ट मेथड से जब मैंने लिखा था तो देखिए 8,2,8,1 आया था सोडियम का, वो मुझे ये बता रहा था कि पहले में 2, दूसरे में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है, बस इतना। लेकिन ऑफ बाउ रूल मुझे ये भी बता रहा है कि भाई साहब इन टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स में से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना वो किसके खाते में है, s के खाते में है। 2s मतलब सेकेंड शेल के s ऑर्बिटल के खाते में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सेकेंड शेल के p वाले के खाते में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो टोटल मिला के कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। बात आई समझ में, देखा ये डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है। और फिर थर्ड शेल के s वाले ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ से तो सिर्फ ये पता चल रहा था कि लास्ट वाले शेल में 1 है, लेकिन वो 1 इलेक्ट्रॉन किस में है, थर्ड शेल के s वाले ऑर्बिटल में। बात आ गई समझ में। तो इस तरह से ऑफ बाउ रूल जो है वो मुझे एक बहुत ही बढ़िया डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देता है एटम्स को, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हुए क्या क्या अरेंजमेंट है, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस क्या है एकदम प्रॉपर एटम के अंदर, ये मुझे बता देता है ऑफ बाउ रूल। अब देखिए इसका एक चमत्कार मैं और आपको यहाँ बताता हूँ ऑफ बाउ रूल का ही, तो इसको रफ कर देता हूँ बिकॉज ऊपर लिखा ही हुआ है हमारे सामने। चलिए देखिए लास्ट वाला यहाँ पर सबसे लास्ट का आप जो n, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना 1 2 2 3 जो ऑर्बिटल्स के नीचे जो लिखे हुए हैं, इन सब शेल्स के आगे ये जो प्रीफिक्स लिखे हुए हैं ये किसको डिनोट कर रहा है, ये डिनोट करता है n मतलब किसको, नंबर ऑफ शेल को ये बात डिनोट करती है। ये जो नंबर जैसे 1s लिखा है मतलब ये पहला सेल, 2s मतलब सेकंड सेल, 2p मतलब थर्ड मतलब सेकंड सेल और 3 मतलब थर्ड सेल। ठीक, तो यहाँ पर सबसे आखिरी का सेल कौन सा है, जो सबसे बड़ा नंबर होगा। तो आप सबसे लास्ट देखिए 1 है, 2 है और उसके बाद 3 है। अब 3 से बड़ा तो कोई है नहीं, तो यहाँ पर हम 3 लास्ट वाला जो भी आपको दिखे ना 3 वाला, जो सबसे बड़ा हो उसको बस उठा ले, लास्ट वाला नहीं, जो सबसे बड़ा n की वैल्यू दिखे उसको आप उठा के अलग कर लीजिए। ठीक, तो यहाँ मैंने किसको अलग कर लिया, 3s1 को। ठीक है, अब 3s1 ये जो मैंने यहाँ पर देखिए अलग करके निकाल लिया है, इससे मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। आउटर मोस्ट शेल है ना, क्योंकि ये कौन सा है, सबसे बाहर वाला शेल, तो इसी को हम क्या नाम देते हैं, आउटर मोस्ट या फिर वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट या फिर वैलेंस शेल। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ और है काम लायक, ये 3 डिनोट कर रहा है n को, n मतलब ना ये मुझे नंबर ऑफ शेल बताता है। और याद करिए नंबर ऑफ शेल जो होता है ना वही पीरियोडिक टेबल में नंबर ऑफ पीरियड भी होता है। तो मतलब यहाँ पर ये जो n है वो है तो एक्चुअल में नंबर ऑफ शेल, लेकिन पीरियोडिक टेबल में मुझे ये क्या बताएगा, नंबर ऑफ पीरियड बताएगा। क्योंकि इसी वजह से मैंने आपको बोला था कि जब भी पीरियड चेंज होता है तो शेल चेंज हो जाता है। क्यों, क्योंकि n क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ शेल को। तो नंबर ऑफ पीरियड ये मुझे बताएगा 3,
और यहाँ से आप देखिए तो इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, ये जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन होता है उसी को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर मैं आपसे पूछूं तो कितना है, 1, केवल एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये है किसका, S का। तो यानी S ये क्या आपको क्या बताएगा, ब्लॉक बताएगा। ये S आपको क्या बताएगा, पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक बताएगा। तो अब आप इस आउटर मोस्ट यानी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हुए सोडियम की पोजीशन बता सकते हैं पीरियोडिक टेबल में। और यही था आइडिया नील्स बोर का। समझ में आई बात। इन्होंने एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ही अकॉर्डिंग अरेंज किया है पीरियोडिक टेबल में। तो आप उसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हुए, वैलेंस शेल वगैरह को देखते हुए किसी भी एटम या एलिमेंट की पोजीशन बता सकते हैं पीरियोडिक टेबल में क्या होगी। तो चलिए देखते हैं कैसे। अगर 3s1 के मतलब हम समझना चाहें तो 3 डिनोट करता है नंबर ऑफ पीरियड को, मतलब सोडियम जो है वो पीरियोडिक टेबल में 3rd पीरियड में लाई करता है। एक चीज़ तो मुझे इसको देखकर ये समझ में आ गई, ठीक है, आप सब भी समझते हैं। ये 3 देखकर मुझे क्या पता चला कि सोडियम पीरियोडिक टेबल के 3rd पीरियड का एलिमेंट है। फिर S को देखकर मुझे ये पता चला कि ये सोडियम जो है ना वो S ब्लॉक में है, पीरियोडिक टेबल के किस ब्लॉक में है, S ब्लॉक में है। और इस 1 को देखकर मुझे ये पता चल गया एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और S ब्लॉक के अंदर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो फर्स्ट ग्रुप में होता है। ये अभी आपको मालूम नहीं है ये बात, क्योंकि अभी मैंने आपको ब्लॉक्स की डिटेल स्टडी तो कराई नहीं है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन S ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स में होते हैं। जितने भी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं S ब्लॉक में, S में ऐसे 2 ब्लॉक थे, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप, और फर्स्ट वाले जितने भी होते हैं ना उन सबके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देख के आप ये भी जान गए कि सोडियम जो है वो पीरियोडिक टेबल के S ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप में है। तो इस तरह से अब आप इसकी पोजीशन भी दिखा सकते हैं। आप देखिए ये फर्स्ट पीरियड, ये फर्स्ट ग्रुप है मेरा, ये सेकेंड ग्रुप, ये फर्स्ट ग्रुप, ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकेंड पीरियड, ये 3rd पीरियड। तो मतलब सोडियम जो होगा वो 3rd पीरियड में होगा S ब्लॉक में, फर्स्ट ग्रुप में। तो सोडियम की पोजीशन यहाँ हो गई। समझ में आई ना बात। तो इसी देखिए इसी आउटर मोस्ट शेल का फ़ायदा, इसी ऑफ बाउ रूल का फ़ायदा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देने का आपको ये मिला कि आपने इस एलिमेंट की पोजीशन पीरियोडिक टेबल के अंदर आसानी से जान ली, आसानी से आइडेंटिफाई कर ली। बहुत बड़ा इसका इम्पॉर्टेंस है ऑफ बाउ रूल का। जितने भी आपके क्वेश्चंस आएंगे पीरियोडिक टेबल चैप्टर से, मोर देन मोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जब भी आया वो यहीं से उठ के आएगा। इसको एकदम आपको याद रखना है। तो एक एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ प्रोवाइड किया, डिटेल्ड स्टडी भी उसकी करा दी। चलिए एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल और अच्छे से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपनी क्लास को ओवर करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं एक और एग्जाम्पल। तो चलिए हम फिर से एक अपना प्रीवियस एग्जांपल उठा लेते हैं। इस बार हम लिख लेंगे क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और बाउ रूल का यूज़ करते हुए। करना कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। 17Cl को देखकर आपको ये तो पता चल गया कि क्लोरीन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 17 इलेक्ट्रॉन्स, जो कि मुझे प्रोवाइड यहाँ कर रखा है एक क्लोरीन एटम में। अब इसका मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो मैं अपना पहला सेट लिखूंगा सबसे पहले, तो SsP, ठीक है। केयरफुली आप देखते जाइएगा ताकि पिछले क्वेश्चन के जो भी आपके डाउट हो वो भी इसमें क्लियर हो जाए। SsP मैंने यहाँ लिख दिया। अब मैं इसको लिखूंगा 1s, फिर इसको 2s, और इसको लिखना शुरू करूंगा 2 से, तो इसको मैंने कर दिया 2p। अब इलेक्ट्रॉन्स में फिल करते जाऊंगा। अब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग देखिए, s को मैंने दे दिए 2, फिर इस s को भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, इस p को 6 इलेक्ट्रॉन। टोटल फर्स्ट सेल में मैंने कितने भर दिए, 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब आप याद भी रख सकते हैं कि फर्स्ट सेट में मैं मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकता हूँ, 10। तो अब 10 मैंने भर दिए, बचे कितने, 7 इलेक्ट्रॉन्स, और जिनको मुझे आगे के सेल की ज़रूरत पड़ेगी भरने के लिए। तो इन्हें अब अगर मुझे भरना है तो देखिए मैं कहाँ से भरूँगा, मैंने फिर यहाँ बना दिया अपना सेकेंड सेट S और P का, ठीक है। अब यहाँ पर 1s 2s हो चुका है, तो रिमेनिंग ये जो S आया ये कौन सा होगा, 3s होगा। और यहाँ पर 2p हो चुका है, तो जो ये सेट आ रहा है ये क्या होगा, 3p होगा। बात आ गई समझ में। बचे हैं मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स, 10 मैंने भर दिए हैं, तो इस वाले S को दे दिया 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब टोटल बचे 5।
P को मैं मैक्सिमम 6 दे सकता हूँ, बट मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, तो मैंने 5 इलेक्ट्रॉन्स उसमें फिल कर दिए, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। बात आ गई आपको समझ में। अब देखिए यहाँ से ये तो हो गया आपका क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको लिखने के लिए बोले तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिख दिया आपने। अब यहाँ पर देखिए आउटर मोस्ट शेल की अगर हम बात करें तो देखिए ये 1 है, ये 2 है और ये है दोनों 3 वाले। तो इस 3 वाले में से आप इसको उठाकर अलग कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए आउटर मोस्ट शेल आपके लिए क्या आया, 3s2 3p5। बात आ गई समझ में। अब देखिए यहाँ से आपको क्या पता चलेगा, आपको पता ये चलने वाला है कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कैसे, देखिए 3s ये भी है, 3s ये भी है, मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल का ही है, ये भी इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल का ही है। तो 5 + 2 कितना हो गया, 7 हो गया। तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी हम इनको कह सकते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दूसरी बात आउटर मोस्ट शेल क्या सा है, तीसरा वाला है, थर्ड है। तो इसको देखकर आपको ये पता चल रहा है कि क्लोरीन पीरियोडिक टेबल में थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है, थर्ड पीरियड का। उसके पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में। बात आ गई समझ में। लेकिन अब अगर मैं इसका ब्लॉक जानना चाहता हूँ पीरियोडिक टेबल में, तो मेरे सामने एक समस्या है, क्योंकि यहाँ पर मेरे सामने S भी है और P भी। तो मैं दोनों में से देखूँ किसको, मैं दोनों में से जब भी देखिए आपके सामने ऐसी विकट परिस्थिति उत्पन्न हो जाए कि आपके सामने 2 आउटर मोस्ट शेल के 2 ब्लॉक्स दे रखे हो, जैसे यहाँ दिया S और P, और आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि एलिमेंट किस ब्लॉक का है, तो हमेशा उस ब्लॉक को देखिए जिसमें इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट में एंटर मार रहा हो, उसमें जिसमें सबसे इलेक्ट्रॉन लास्ट में एंटर मार रहा हो। तो देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स जब मैंने S में पहले ही भर दिए थे, तो आखिरी बचे हुए 5 इलेक्ट्रॉन, लास्ट के 5 इलेक्ट्रॉन्स किसमें गए थे, P में गए थे। किसमें, P में। तो आप हमेशा उसी को उठाइए जिसमें आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन्स गए हो। यानी कि यहाँ पर अगर हम ब्लॉक पता करना चाहते हैं तो क्लोरीन किस ब्लॉक का एलिमेंट है, P ब्लॉक का। एक तरीका तो आपके सामने ये है कि आप आखिरी वाले शेल को पहचान लो कि आखिरी वाले शेल से इलेक्ट्रॉन किस में गया है। दूसरा तरीका ये है कि देखिए S को मैक्सिमम आप 2 ही इलेक्ट्रॉन दे सकते थे, जो कि आपने दे दिए। तो S तो यहाँ पर फुल हो चुका है। ठीक, तो अगर 2 है, अगर ये P ना होता तब तो S ही मेरे लिए आउटर मोस्ट शेल होता, बट क्योंकि यहाँ P भी है और P में अभी इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल नहीं हुए हैं, तो ये जो P होगा ना, यही आउटर मोस्ट शेल होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल ना हुए हो, अभी कुछ जगह बची हो। दूसरा तरीका ये है पहचानने का। ठीक, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है कि आप ये ढूंढिए कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है। बात आ गई समझ में। तो अब ये 3 बातें मुझे पता चल गई क्लोरीन के बारे में भी, कि क्लोरीन थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है और वो P ब्लॉक में लाई करता है। तो P ब्लॉक को मैंने कल जब आपको रफली पीरियोडिक टेबल क्रिएट करके दिखाई थी, तो P ब्लॉक कहीं इस साइड आया था, बीच में ये D वाले थे और इधर दोनों ये S ब्लॉक था। याद आ रहा होगा अब आपको। अब ये D के ऐसे ऐसे ग्रुप थे, ये कौन सा था, D, इधर S है, P वाला पूरा रेंज ये है। अब इस P में देखिए, P में अगर ऐसे ढेर सारे ग्रुप्स थे, तो जो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो यहाँ ग्रुप 17 में होते हैं हैलोजेंस के पास। तो ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड पीरियड और ये हो गया हमारा थर्ड पीरियड। ये आपको मालूम नहीं है क्योंकि मैंने ब्लॉक की स्टडी तो अभी आपको करवाई नहीं। आप याद रखिए कि 7 इलेक्ट्रॉन्स किसके पास होते हैं, से ग्रुप 17 के पास। ठीक है, P ब्लॉक में। तो यहाँ पे P ब्लॉक है, ये तो इन्फॉर्मेशन मिल ही चुकी है। 7 इलेक्ट्रॉन्स ग्रुप 17 में है और थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, ये भी हमें पता चल चुका है। तो क्लोरीन की पोजीशन कहाँ होगी, कहीं यहाँ पीरियोडिक टेबल में। तो अब देखिए मैंने इसकी हेल्प, इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से क्लोरीन की भी यहाँ पोजीशन मार्क कर ली। 2 डिफरेंट एग्जाम्पल देखिए मैंने आपको बताए। पिछले वाले में आउटर मोस्ट शेल पे मेरे पास केवल एक सब शेल बच रहा था, S वाला, लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने आपको 2 सब शेल्स का भी एग्जाम्पल लेके दिखा दिया ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन अब यहाँ पर ना रह जाए। तो यही होता है हमारा कंप्लीट बाउ रूल, जिसका यूज़ करते हुए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स के आपको मैं लिखने के लिए दे देता हूँ, वही पिछले, जैसे 20 Ca, 18 आर्गन,
और 10 नियॉन, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखकर बता दीजिएगा कमेंट में। और कुछ एडिशनल प्रॉब्लम इस पर मैं आपको करवाऊंगा अगली क्लास में। कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो इस बाउ रूल से एक्सेप्शन भी शो करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। आज की क्लास हम अपनी यहीं पर एंड करते हैं। तब तक के लिए आपसे रिक्वेस्ट बस इतनी है, जितना भी पढ़ाया है पिछली क्लास का, इस क्लास का, सबका मिलाकर आपको कंप्लीटली याद रखना है। सब कुछ एकदम अच्छे से स्टडी करते रहना है, रिवाइज करते रहना है, नहीं तो हम भूलते चले जाएंगे और आगे पढ़ते चले जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, आज का टॉपिक आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी कोरोना में पढ़ाई के मज़े ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में और लोगों से भी करवाइएगा। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। अपने आसपास सफाई रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। बाय।